अभी महीना भी नहीं हुआ था पति को गुजरे हुए। मेरे जेठ जेठानी और मेरी सास मेरे पास मेरे पति के 12वें के वक्त जो भी खर्चा हुआ था उसका हिसाब किताब लेने देने। मेरे पास एक फूटी कौड़ी ने भी नहीं थी। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी तो 1 बीघा ज़मीन बेचने के लिए कहा। अब मुझे ये सब क्या पता था। मुझसे किसी पेपर पर साइन करा, हाथ में 2-3 लाख रुपए दिए, वो भी जेठानी और सास ने ले लिए, ये कहकर कि खाना तो हमारा ही खा रही हो। दोनों वक्त का खाना खाने के लिए न जाने कितने ताने और गालियाँ। मन दुखी तो होता था, किंतु मैं क्या कर सकती थी। यही सोच इसे अपनी किस्मत मान बैठी थी। जवान तो थी मैं। तो एक दिन जेठ मेरे कमरे में आ घुसा। बच्ची सो रही थी। रात के 2-3 बजे थे। अचानक घटी इस घटना से मैं थर-थर काँप रही थी, पर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुन मेरी जेठानी और सास कमरे में आ गए। जेठ जी को कमरे में देख मुझे ही पीटने लगे। कल मुही मेरे बेटे को खा गई, अब अपनी आग मिटाने मेरे दूसरे बेटे को बहला रही है। अपना ये काला मुँह कहीं और जाकर बाहर कर। मेरी सास बोली। मुझे मार खाता हुआ देख मेरी मासूम बच्ची भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुबह होते ही मेरी सास व जेठानी ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। मैं भूखी प्यासी सुबह सुबह अपनी बच्ची और सामान के साथ निकल पड़ी। पीहर गई तो भाभियों के मुंह चढ़ गए। भाभियाँ आपस में बात कर रही थीं कि हमारे घर के काम में मदद कर देगी। मैं एक बिन पगार की नौकर थी जो सुबह से लेकर रात तक काम करती, ताने सुनती। किसी का गुस्सा या तो मुझ पर या मेरी बच्ची पर निकलता। इसी बीच भाइयों ने भी खोज खबर कर पता लगा लिया कि अभी भी 3 बीघा ज़मीन मेरे नाम पर है। मैंने भाइयों से कहा, नहीं 3 बीघा नहीं 4 बीघा। 1 बीघा ज़मीन तो जेठ जी ने बेच दी थी। भाइयों को आया गुस्सा तो मेरे ससुराल जाकर मेरे साथ किए धोखे के लिए लड़ने लगे, लेकिन जाने क्या हिसाब किताब गिनाया कि चुपचाप आ गए। भाइयों ने कहा, देख तेरे से ये बच्ची कुची ज़मीन भी हथिया लेंगे। अब जब तू यहीं है तो इसे बेचकर कुछ ढंग का काम धंधा कर लेते हैं। तू अपने भाइयों की इतनी मदद तो करेगी, और वैसे भी तेरे किस काम का, तू पढ़ी लिखी तो है नहीं जो कुछ करेगी। मैंने कहा, भैया मुझे तो खेती बाड़ी आती है, मैं वही कर लूँगी। एक कदम उठाने की इस कोशिश से मेरे भाई आग बबूला हो गए। कहने लगे, हम तुझे यहाँ रहने के लिए छत दे रहे हैं और तू वापस ससुराल जाना चाहती है। क्या गिल खिला रही थी तू तेरे जेठ के साथ? सब तेरी सास ने बता दिया है। अब जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगी। नहीं भैया, झूठी बात है। वो गुस्सा आया था मेरे कमरे में। मैंने कहा, भैया ने कहा, देख खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर, कटना तो खरबूजे को ही है, समझी। मेरी दिन मेरी रात बस यूं ही गुजर जाती। मेरी बच्ची को कुछ इच्छा होती वह दबी रही। मुझे 1-1 रुपए का मोहताज बना दिया था। मेरी बची हुई ज़मीन और मकान भी मेरे भाई बेचने की जुगाड़ में थे ताकि वे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकें। मेरी सास ने जो आरोप लगाए उनके साए अब मेरे साथ थे। मुझ पर न मेरे भाई यकीन करते थे और न ही भाभियाँ, लेकिन मुझसे पिंड तो ये भी छुड़ाना चाहते थे। मेरी फिर से शादी तय कर दी गई। मुझे सिर्फ ये बताया गया कि जिस आदमी से मेरी शादी होनी है वह मुझसे 15-16 साल बड़ा है। उसकी भी 2 बेटियां हैं जो लगभग 20-22 साल की है। बस घर संभालना है और उनकी भी शादी हो जाएगी। न मेरी हाँ थी न मेरी ना। यह सिर्फ एक आदेश था जिसका मुझे पालन करना था। मैं किसी नज़रिए से इंसान थी ही नहीं। 4-5 दिन बाद ही वह आदमी आ गया। मुझे अपनी शादी का जोड़ा पहनने को कहा, जो मेरी पहली शादी का था, जो पहनकर साथ में जाने के लिए तैयार हुई। मैंने अपनी बेटी को भी तैयार किया और जैसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जाने लगी, मेरे भाई ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, सिर्फ तू जाएगी, तेरी बेटी यहीं रहेगी। तुझसे शादी ये इसी शर्त पर कर रहा है। वो आदमी भी यही कहने लगा। हाँ, अरे मेरे पहले से ही 2 बेटियां हैं, अभी उनके बहुत काम है, कॉलेज में है, शादियां करनी है, अभी उनकी ज़िंदगी संवारनी है।
इसे कहाँ पालूँगा, इसे यहीं रहने दे। मैं हाथ जोड़कर विनती करने लगी। नहीं, शादी करनी है मुझे भैया, नहीं जाना मुझे इनके साथ। सब कुछ छोड़ा, पर कैसे मान लिया कि मैं इतनी स्वार्थी हूँ। अपनी बच्ची को ऐसे छोड़कर मुझे कौन सा सुख भोगना है। मेरे ही सामने मेरी बच्ची एक एक चीज़ के लिए तरस जाती है। मेरे पीछे से क्या होगा इसका। चीज़ें नहीं हैं, कोई बात नहीं। बाप नहीं है, कोई बात नहीं। एक माँ है इसके पास, वो भी छीन लेना चाहते हो। मेरे मुंह से निकली आज पहली बार इस ना को सुन मेरे भैया और भाभियाँ गुस्से से आग बबूला हो गए। मैं कैसे अपनी बच्ची से अलग हो जाऊं। मेरी बच्ची की आंखें बस मुझे ही देखे जा रही थी। माँ माँ बस, और कोई शब्द नहीं। पर आँखों ने जैसे हज़ार बातें बोल दी हो। ये तो बस एक माँ ही समझ सकती थी। माँ, बस एक माँ। मेरे पास अब मेरी बच्ची थी। मेरी सारी ज़मीन जायदाद पर मेरे भैया व जेठ जेठानी ने कब्जा कर लिया। मुझे सड़क पर छोड़ दिया। सड़क पर मुझे अकेले देख पास में रहने वाला एक आदमी, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया था, अचानक मेरे और मेरे बच्चे के प्रति प्यार उमड़ आया। मुझे अपने घर रहने को कहने लगा। देखो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बच्चे का ध्यान रखूँगा। बाहर ऐसे अकेली रहोगी तो ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी बच्चे को कोई छोड़ेगा। एक तरफ परवाह और एक तरफ डराने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश की उसने समझाने की कि ये दुनिया हम जैसी अकेली औरतों के लिए नहीं है। एक आदमी का सहारा चाहिए ही होता है। कहाँ जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर बिना स्वार्थ के जब अपने भी अपने नहीं, वहाँ इन पराए मजनुओं पर कैसे भरोसा करूँ, जो अचानक मुझे अकेला देख पैदा हो गए थे। जैसे तैसे रात में मैं और मेरी बच्ची फुटपाथ पर कुछ लोगों के साथ सो गए। सुबह उठे तो उनमें से कुछ भिखारी थे तो कुछ दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने हमारा हालचाल पूछा और कुछ खाने को भी दिया। एक टोली दिहाड़ी मजदूर करने वालों की और दूसरी भिखारियों की। सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं एक किसान थी, भीख कैसे मांग सकती थी, सो मजदूरों के साथ चल पड़ी। एक चौराहे पर आकर रुक गए, जहाँ बहुत सारी महिलाएं और पुरुष मजदूर थे। आधा दिन गुजर गया, लेकिन कोई काम आया ही नहीं। जो भी काम करवाने के लिए आते, वो अनुभवी को ले जाते। धीरे धीरे 12 से 1 बजे तक सभी अपने अपने रहने के स्थान पर लौटने लगे। मेरी बच्ची भूख से व्याकुल हो रही थी। मेरी बच्ची को देख उन लोगों ने कुछ खाने को और दिया और कहा, यहाँ पास ही में एक बड़ा मंदिर है, वहाँ जाकर कुछ मांग लाओ, नहीं तो अपने बच्चे का पेट कैसे भरोगी। हम लोगों की तो आदत है, कभी एक टाइम खाना खाते हैं और वो भी नहीं मिलता तो मंदिर में जाकर मांगते हैं। क्या करे, ये पेट आदमी को क्या क्या कराता है। उनकी बात सुन मैं भी मंदिर के बाहर खड़ी हो गई थी। 3-4 घंटों के बाद मंदिर में आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ बच्चे और महिलाएं आने जाने वालों को आगे खड़े होकर भीख मांग रहे थे। ए माई, 10-20 रुपए दे दे, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, भगवान तेरे बच्चों का भला करेगा। मैं सिर्फ उन्हें देखे जा रही थी, पर भीख मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो एक 50-55 वर्ष की महिला थी। प्रसाद देते हुए उसने कहा, तुम भिखारी तो नहीं लगती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, घर का काम कर सकती हो, झाड़ू पोछा और बर्तन। मैंने फट से हाँ कह दिया। उसी समय वो मुझे अपने घर ले गई, जहाँ मैंने उनका सारा काम कर दिया, जिसके बदले कुछ खाना और रुपए दिए। मैं फिर से वहीं फुटपाथ पर चली गई। क्या करती मैं, मेरी इज्जत मेरे घर की 4 दीवारी से ज़्यादा फुटपाथ पर इन दिहाड़ी मज़दूरों और भिखारियों के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। थू है उन लोगों पर जो अपने मासूमों की सुरक्षा देने के नाम पर खुद ही उनका हर तरह से शोषण करते हैं। सुबह जब उनके घर गई तो उन्होंने मेरी बच्ची को स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। बातों बातों में मैंने उन्हें सारी आप बीती सुनाई। उन्होंने मुझे कहा, बेटी, वो तुम्हारा घर है तो तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। कमज़ोर तो तुम बनी थी, इसीलिए तुम्हें निकालना
आसान था। तुम थोड़ा मजबूत बनो। जब तुम गलत नहीं तो तुम्हें बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत नहीं। तुम अपने घर जाओ, अपने खेतों पर काम करो और जो मेहमान बनकर आए थे उन मेहमानों को तुम्हें ही निकालना पड़ेगा ताकि दोबारा उनकी हिम्मत ना हो तुम्हारे घर में और खेत पर नज़र डालने की, जिसके लिए हिम्मत तुम्हें ही जुटानी होगी। ना कहने की आदत डालो, कम से कम खुद के लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए तो लड़ो। उन्होंने मुझे पुलिस की मदद लेने को कहा। मैंने उनसे पुलिस स्टेशन चलने को कहा तो उन्होंने कहा, शुरुआत यहीं से करो, परेशानी तुम्हारी है, तुम्हें ही लड़ना होगा। युद्ध भूमि में कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा था, लड़ाई अर्जुन की ही थी, हथियार भी अर्जुन ने ही उठाए। ये युद्ध भी तुम्हारा है। वो उस समय का युद्ध था, ये आज का युद्ध है। तभी मेरे भाई मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में कुछ पेपर थे और मुझे साइन करने को कहा। मुझे कागज़ों की भाषा समझ नहीं आती थी। मैंने अपनी सेठानी को कागज़ बताए कि क्या लिखा है। तभी मेरे भाई मुझे चीखते हुए बोले, हम बताते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि तू अपनी इच्छा से अपना मकान और 3 बीघा ज़मीन हमारे नाम कर रही है। मैंने कहा नहीं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हुई जा रही थी। अरे ये ज़मीन बेच दी है हमने, बस तुझे साइन करने हैं। मैंने इस बार ज़ोर से कहा, नहीं करूँगी। एक बात समझ नहीं आती, नहीं तो नहीं। लगता है पुलिस की भाषा समझ आएगी तुझे। मेरी रोबदार आवाज़ से वो चुप हो गए। मेरी सेठानी ने ऐसा बोलने पर मेरे लिए ताली बजाई। कहा, शाबाश, पहली बार तेरी ऊंची आवाज़ में ना सुनकर मज़ा आ गया। जा पुलिस स्टेशन अपना घर और खेत फिर से हासिल कर। गुस्से गुस्से में मैं अपने घर गई। अपने जेठ जेठानी और सास को घर से निकलने को कहा कि यदि रात तक घर से नहीं निकली तो पुलिस केस करूँगी। सेठानी की मदद से मुझसे छल करके जो खेत हथिया लिया था वो भी हासिल किया। मैंने अपना व्यवहार बदल दिया था। लोगों की नज़र में भले ही बुरी और लड़ने झगड़ने वाली बन गई थी, पर इसी चीज़ ने मेरी और मेरी बच्ची की सुरक्षा भी की। मेरी सेठानी की मदद से, नई तकनीकी की सहायता से खेती करती और पढ़ाई भी करती और अपने घर के 2 कमरों को किराए पर भी चढ़ा दिया काम करने वाली महिलाओं को। अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी। अब अच्छा खासा पैसा हाथ में था। बच्ची भी अब अच्छे स्कूल में जाने लगी थी। मेरी बेटी के साथ मैंने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। कृषि विज्ञान में ही डिप्लोमा किया। इन किताबों का हाथ पकड़कर मैं पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गई थी, जिसमें मेरी बेटी भी अब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।